नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग एवोल्यूशन ऑफ द यूएन पढ़ने वाले हैं। यानी हम ये जानेंगे कि जो यूएन है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या किस किस प्रक्रियाओं से वो गुजरा है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यूएन के अंदर। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो यूएन है उसके बारे में हम समझेंगे कि उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, क्या उसका इतिहास रहा है। तो आपकी बुक में जितना दिया गया उतना मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने कहीं ना कहीं वर्ल्ड को इंकरेज किया कि कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए टू डील विद द कन्फ्लिक्ट। और क्यों? क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है, जो हमारे बीच में जो लड़ाई हो रही है, उनसे वो क्या कर सके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील कर सके, उनको रोक सके, बातचीत का रास्ता निकाल सके और वॉर की कंडीशन ना हो सके। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत ही ज्यादा हमारा पैसों का नुकसान हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो देश है उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर होना चाहिए जो लड़ाई झगड़े को वॉर तक ना पहुंचाए, वो क्या करे, उनकी बातचीत करके ही सोल्यूशन ढूंढवा दे। तो फिर क्या हुआ, मैनी बिलीव डेट सच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हेल्प द वर्ल्ड टू अवॉइड वॉर। और कई लोगों का ये मानना था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हेल्प करेगा कि अवॉइड वॉर करने से, यानी वॉर को रोकने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। एज अ रिजल्ट, ऐसे में क्या हुआ, द लीग ऑफ नेशंस तो वॉज बॉर्न। ऐसे में एक संगठन बनाया गया, उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस का काम क्या है कि लड़ाई झगड़े को रोकना, युद्ध ना हो, बातचीत का रास्ता निकलवाना। अब क्या हुआ, हाउ एवर डिस्पाइट इट्स इनिशियल सक्सेस इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हालांकि उसको सक्सेस मिली, वो बातचीत करने में, जिन देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था उनके बीच में वो मध्यस्थता करता, या कह लीजिए उनके बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश करता और सक्सेसफुल भी होता। लेकिन उसने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो रोक नहीं पाया। जो लीग ऑफ नेशंस था उसको रोकने का जिम्मेदारी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशन ऐसा नहीं कर पाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जो कि हमारा हुआ था 1939 से 1945 के बीच। अब देन क्या हुआ, द यूएन वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। ऐसे में क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया, तो ऐसे में उसी का सक्सेसर, यानी उसी को ही नाम बदल दिया गया। है तो काम वही यूएन का, लेकिन लीग ऑफ नेशन का नाम बदल कर उसका नाम रख दिया गया यूएन, ताकि लोगों के अंदर एक उम्मीद जग जाए देशों के अंदर कि भाई ये कुछ नई चीज है, कुछ नया करेगा। तो काम तो उसका यही था, इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन को बंद कर दिया गया और उसी का या फिर कह लीजिए लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के इन लोगों ने रख दिया यूएन, यूनाइटेड नेशन। ऐसे में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी कि जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया था, जो ये वॉर को नहीं रोक पाया था, अब जिम्मेदारी यूएन की आ गई थी कि अब फ्यूचर में कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। और ऐसा हुआ भी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे का कुछ नहीं कह सकते। अब ऐसे में क्या हुआ, इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1945। तो जो यूएन है उसको इस्टेब्लिश किया गया 1945 के अंदर, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तुरंत ही इसको यूएन, इस लीग ऑफ नेशन को खत्म किया गया और यूएन को इस्टेब्लिश किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर बाय द 51 स्टेट्स। और जो यूएन है या उसको बनाने के लिए 51 स्टेट मेंबर ने सिग्नेचर किए कि हाँ हम एग्री हैं और ऐसा एक संगठन बनना चाहिए। तो आप यूं भी कह सकते हो कि जो यूएन के जब करंट या फिर कह लीजिए जब वो बना तो उस वक्त 51 मेंबर्स स्टेट्स थे, 51 मेंबर्स थे जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। करंट कंट्री मेंबर्स कितने हैं ये आपको सर्च करना है, क्योंकि चेंज होते रहते, तो मैं नहीं चाहता कि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन जाए, तो इसके लिए आप सर्च कर लीजिएगा, ज्यादा
मुश्किल नहीं है, आपको मिल जाएगा आसानी से। दूसरी चीज, ऑन 30 अक्टूबर 1945 इंडिया ज्वाइंट यूनियन, और ये आपको याद रखना है कि 30 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, जो इंडिया है उसने ज्वाइन कर लिया यूएन को, यूनाइटेड नेशन को उसने ज्वाइन कर लिया। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन का मतलब है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से यूएन का फॉर्मेशन किया गया। आप लोगों को आंसर तो पता ही है, किस वजह से, पीस मेंटेन करने के लिए, वॉर ना हो, वही हम पढ़ेंगे। हालांकि एक दो नए पॉइंट्स हम जानेंगे इसके अंदर। टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, यानी जो अंतरराष्ट्रीय लड़ाई होती है, यानी जो दो देश आपस में लड़ते हैं, जो उनके बीच में विवाद है, उसको रोका जाए। एंड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन, और उनके बीच में क्या हो, कॉपरेशन लाया जाए, उनके बीच में सहयोग हो, कि मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए अमंग स्टेट। इट वॉज फाउंडेड विद द होप दैट इट विल एक्ट टू स्टॉप द कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एक्सलेटिंग इनटू वॉर। और बेसिकली जो यूएन है इसके ऊपर ही पूरी तरीके से जिम्मेदारी आ गई कि ये जो लड़ाई झगड़े जो बढ़ रहे उनको क्या करने की कोशिश, स्टॉप करने की, बंद करने की कोशिश करेगा। और ऐसे लड़ाई झगड़े को पूरा इसका जोर रहेगा यूएन का, ऐसी लड़ाई झगड़े जो आगे चल के वॉर का रूप ले सकती है, आगे चल के जो वॉर क्रिएट कर सकती है, तो उनको यूएन का पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि उन लड़ाई, जो उन कन्फ्लिक्ट्स को क्या करे, वो खत्म पूरी जी जान लगाकर करे। मान लेते हैं कि अगर वॉर हो गया, ये यूएन ने बहुत कोशिश की पर दो देश आपस में नहीं माने और सारे रास्ते फेल हुए और फाइनली वॉर हो गया, तब क्या होगा, इफ वॉर ब्रोक आउट टू लिमिट एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो ऐसे में यूएन का ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि अगर मान लो लड़ाई झगड़े हो भी जाते हैं, दो देश आपस में वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे पे वॉर करने लग जाते हैं, तो ऐसे में यूएन की जिम्मेदारी है कि जो वॉर हो उसके अंदर और देश, जो और कंट्री है वो इन्वॉल्व ना हो, केवल दो ही कंट्री जिनके बीच में लड़ रहा हो वही लोग इन्वॉल्व रहे, और ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व ना हो। यूएन की ये कोशिश रहेगी। Furthermore, since conflict often occurs from the lack of social and economic development, अक्सर ये देखा गया है कि जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो इस वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं होता, यानी वहाँ पे बेरोजगारी रहती है, वहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं होता, अच्छी सड़कें वहाँ पे नहीं, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे अच्छी सुख सुविधाएं नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। तो इसी वजह से एक कंट्री दूसरे देश पे हमला करके उनके रिसोर्सेज को छीनने की कोशिश करते, उनके रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी हो जाती है कि द यूएन वॉज इंटेंट टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे में क्या हो जाता है, यूएन की जिम्मेदारी हो जाती है कि सारे जो देश हैं उनको एक साथ लाया जाए, जैसे एकता में बल, सेम उसी तरीके से कि जो सारे देश है उनको एक साथ लाया जाए, और जब सारे देश एक साथ आ जाएंगे तो वो एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जब वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इससे क्या होगा, उनका इम्प्रूव होगा, जो इकोनॉमिक और जो सोशल जो उनकी कंडीशंस है उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी और उनका जो देश है वो विकसित होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश के पास ज्यादा पानी हो तो वो उस देश को सप्लाई कर सकता है पानी जहां पे पानी कम है। किसी देश में टेक्नोलॉजी अच्छा है तो वो उस देश को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकता है जहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं। तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े की कंडीशन क्या होगी, कम होगी, देशों और देश का जो विकास है वो बहुत ही तेजी से होगा। ये इसका पर्पस था। अगला आता है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स। ये मेन पॉइंट है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके ऑर्गन्स क्या है, तो ये आपको याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहला आता है सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा आता है जनरल असेंबली, तीसरा आता है सेक्रेटरीट, फोर्थ आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सिक्स आता है टर्टीशिप काउंसिल जो सस्पेंड हो गया था 1 नवंबर 1994 में। मेनली आपको 5 याद करना है और एक 6 याद करना है कि कौन था और ये कब सस्पेंड किया गया। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जनरल असेंबली क्या है, ये सारी जो दिया गया है इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में आपको पता चलेगा कि जो ऑर्गन्स हैं इनका क्या काम है, करते क्या है, क्या चीज है। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स को आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा जब भी वो वीडियो आएगी, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ें
तो इन द यूएन जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली, ऑल मेंबर्स हैव वन वोट, और जनरल असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एक वोट है, हर एक के पास। इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है यानी ये सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर क्या है, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। उसके अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स है जो कभी भी चेंज नहीं होते, वो कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, द यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और चाइना है। और इनको क्यों, यही 5 क्यों, और भी कंट्रीज को क्यों ऐड नहीं किया गया? इस वजह से बिकॉज दे आर द मोस्ट पावरफुल नेशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस वजह से इनको ऐड किया गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही कंट्रीज थी जो सबसे ज्यादा पावरफुल थी। इस वजह से इनको परमानेंट मेंबर्स बना दिया गया यूएन के अंदर। अगला आता है, द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द सेक्रेटरी जनरल, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल। ये आपको क्या करना है, सर्च करना है। यानी यूएन के अंदर जो मोस्ट पब्लिक फिगर होता है, यानी जिसको सबसे ज्यादा आप देखा जा सकता है, या यूं कह लीजिए यूएन के अंदर जो हेड होता है, जो सारी चीजों को मैनेज करता है, या फिर यूं कह लीजिए जो जिसके जो एक ऐसा जरूर पोस्ट होती है जो हर चीज को मैनेज करती है, वो जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो उस सीट पर बैठता है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आपको सर्च करना है। ये आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत इजी है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं मिलेगा मतलब सर्च करने में। आगे हम बढ़े तो द यूएन एजेंसी, हम अब यहाँ पे यूएन के एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि यूएन की एजेंसी बहुत सारी हैं, हर WHO, UNDP, इसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी एजेंसीज बना रखी होंगी, लेकिन इसके अंदर हम मेन जो एजेंसीज हैं, जो हमें मेन है, जो अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलती है, उनके बारे में बताया गया है। और नाम से ही आप पता कर सकते हो कि इन एजेंसीज का वर्क क्या है। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाता है। UNHRC, द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी ह्यूमन राइट्स है के लेकर ये बात कर, जैसे हमें फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू लिव है, तो उसके लेकर ये बात करता है कि किसी के साथ ये जो राइट्स दिए गए उनके साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई उनका शोषण ना करे, एक्सप्लॉयटेशन ना करे, तो ये कमीशन उसकी देख रेख करता है। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, तो ये रिफ्यूजी के लिए वर्क करता है कि उनके साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए। यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो ये चिल्ड्रन के लिए का काम करता है, उनके लिए फंड इकट्ठा करता है, फिर वो उसी फंड को चिल्ड्रन के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड, साइंटिफिक से रिलेटेड, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इनसे लेकर काम करते कि एजुकेशन का लेन देन अच्छे से हो, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आए, या फिर कल्चर जो हो वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज हो। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर कोई पर्सन जो वर्क करता है, जो कोई अर्निंग्स करता है, वो सभी लेबर है। और उन लेबर के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वो उनके लिए देखता है कि जो वो लोग वर्कर्स हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छे, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, जितना वर्क करते हैं उस हिसाब से उनको सैलरी तो मिल रही है, कहीं ऐसा नहीं कि जितना वो वर्क करते हैं उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं दी जा रही, या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की चीजों को मैनेज करता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।